प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कविवर विद्यापति की। विद्यापति की हिंदी साहित्य में स्थिति और उनके वैशिष्ट्य की। यह विषय एमए फाइनल अर्थात उत्तरार्ध हिंदी में अध्ययनरत विद्यार्थियों के द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं निर्गुण काव्य के लिए महत्वपूर्ण है। मैं डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, एमएसजे कॉलेज भरतपुर। प्रिय विद्यार्थियों, मैथिल कोकिल विद्यापति हिंदी साहित्य के सरसतम कवियों में से एक हैं। वे मिथिला के राजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबारी कवि थे। मिथिला के ही बिस्पी नामक गांव में उनका जन्म हुआ, लेकिन जन्म काल आज तक विवादास्पद है। कई विद्वानों ने शोध किए, लेकिन उनके शोध निष्कर्ष भिन्न भिन्न होने के कारण उनका जन्म काल विवादास्पद रहा है। मोटे तौर पर उन्हें 1350 ईस्वी से 1460 ईस्वी के मध्य विद्यमान मानकर चला जा सकता है। विद्यापति ने संस्कृत, मैथिली और अपभ्रंश भाषाओं में काव्य रचना की और तीनों ही भाषाओं में श्रेष्ठ साहित्य का सृजन किया। कहने का तात्पर्य यह है कि विद्यापति की एकाधिक भाषाओं पर एकाधिकार था। विद्या अध्ययन का संस्कार भी उन्हें अपने पिता व कुल परंपरा से ही प्राप्त हुआ था। उनके पिता गणपति ठाकुर संस्कृत भाषा के मर्मज्ञ एवं राज्याश्रित कवि थे। राज्याश्रय की ही परंपरा के स्थित रहते हुए विद्यापति ने तिरहुत के राज दरबार में अपार यश प्राप्त किया था। वे जाति के ब्राह्मण थे तथा शैव मतानुयायी होने का गौरव रखते थे। फिर भी काव्य रचना के माध्यम से इनकी अप्रतिम प्रतिभा राधा कृष्ण के श्रृंगारिक वर्णनों में निसृत हुई है। विद्यापति को जिन 3 भाषाओं का आधिकारिक ज्ञान था, उनमें लिखी उनकी रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। सर्वप्रथम हम लेते हैं संस्कृत ग्रंथों को। शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, विभाग सार आदि उनकी संस्कृत की श्रेष्ठतम रचनाएं हैं। उनके अपभ्रंश ग्रंथों को लिया जाए तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों ही संस्कृत के ग्रंथ, अपभ्रंश के ग्रंथ
माने गए हैं। कीर्तिलता और कीर्ति प्रता का उनके अपभ्रंश के ऐसे ग्रंथ हैं जो इनकी कीर्ति का आधार भी हैं। तीसरा है मैथिल ग्रंथ, जो कि है पदावली, जो इनकी कीर्ति का आधार है। इसमें विद्यापति की प्रसिद्धि का सर्वाधिक सुदृढ़ आधार रही उनकी पदावली, जो देश भाषा मैथिल में रचित होने व गेयता की विशिष्टता से युक्त होने के कारण लोक कंठ में न केवल सुरक्षित रही, अपितु अपनी सरसता व कोमल भावाभिव्यंजना के कारण कंठाहार भी बनी रही। प्रिय विद्यार्थियों, पदावली चूँकि एक तो देश भाषा में रचित है, मैथिली भाषा में, और सबसे प्रमुख इसमें गाने का गुण है। इसको गा कर के, और पुराने समय से ही लोग गा गा करके याद रखते आए हैं और मनोरंजन और जीवन का आनंद इससे उठाते रहे हैं। तो इसीलिए यह बेहद रुचिकर विषय जन सामान्य का रहा। पदावली में राधा कृष्ण के वर्णनों के कारण कुछ विद्वानों ने उन्हें भक्त कवि की श्रेणी में रखा है, लेकिन विषय वस्तु की दृष्टि से पदावली का वर्ण विषय राधा कृष्ण के मांसल, मादक तथा मुक्त श्रृंगार चित्रों का उत्कीर्णन है। इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, और भी आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बनाया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तथापि यह सत्य है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक में विद्यापति के पदों को पूर्ण भक्तिजन्य तन्मयता के साथ न केवल गाया जाता है, अपितु असाधारण रूप से लोकप्रिय काव्य कोटि में भी मान्यता प्राप्त है। विद्यापति को जयदेव और चंडीदास का ही उत्तराधिकारी मानना अधिक समीचीन होगा। काव्य जगत में इन्हें अभिनव, जयदेव, मैथिल कोकिल, नव कवि शेखर आदि उपाधियों से मंडित किया गया है। विद्यापति ने पदावली का जैसा वर्णन और चित्रण किया गया है, वह जनसामान्य को जोड़ने में और उनके मनोरंजन में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विद्यापति की काव्य भाषा संस्कृत, अपभ्रंश और मैथिल भी रही है। हिंदी के जो पाठक हैं, आज की हिंदी में और उस समय की इस हिंदी में
बहुत अंतर अवश्य पड़ता है। पाठक को विद्यापति की पदावली का अर्थ समझने के लिए अपने मस्तिष्क पर बहुत जोर लगाना पड़ता है, किंतु यह हिंदी इतनी धुंधली भी नहीं है कि जिसका अर्थ पाठक न कर सके। प्रिय विद्यार्थियों, विद्यापति का भाषा की दृष्टि से भाषा पर असाधारण अधिकार था और उनकी जो पदावली है उस पर भी कहीं न कहीं अपभ्रंश और संस्कृत का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, चूँकि वो प्रकांड विद्वान थे और उनकी उस विद्वता का असर उनकी सभी रचनाओं पर आया है। अतः विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। अगले वीडियो में हम विद्यापति की पदावली की विशिष्ट चर्चा करेंगे। धन्यवाद।